आज हम स्टार्ट करेंगे IC 38 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लाइड में इवेंट्स दिए गए हैं, जैसे लाइटनिंग हो गया, लैंडस्लाइड। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं, ऑल दिस इवेंट्स हमें हमें एंग्शियस करते हैं, अफ्रेड करते हैं। क्यों? पहला रीज़न ये है बिकॉज ऑल दिस इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल है और हम लोग इनको एंटिसिपेट नहीं कर पाते। एंड सेकंड है, इनकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इसके लिए क्या होता है ना, समटाइम्स हमें इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, फिनेंशियल लॉस हो जाता है फॉर दिस इवेंट्स। और इसी इवेंट्स को, ये जो हमारा जो फिनेंशियल लॉस होता है, इस फिनेंशियल लॉस को कैसे हम कंपेंसेट करेंगे थ्रू इंश्योरेंस, वही हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस की जो हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट आपकी 3000 BC है, इससे पहले से ही इंश्योरेंस थी। ठीक है नाउ, अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ देखना है, बिकॉज हम अभी जो डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस चैप्टर, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा बेबीलोनियन ट्रेडर्स। वहाँ पर ऑप्शन भी दिया रहेगा बेबीलोनियन ट्रेडर्स, या फिर वहाँ पर और एक चीज़ दिया सकता है बॉटमरी लोन्स, बिकॉज वहाँ पर ये दोनों चीज़ रिलेटेड है। तब बॉटमरी लोन्स दिया जाता था, तो उसको ही वो इंश्योरेंस रिलेटेड था, तो वो है आपका ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस। तो आपको अगर ओरिजिन ऑफ एंशिएंट इंश्योरेंस अगर बोला जाए तो आपको क्या याद रखना है? बेबीलोनियन ट्रेडर्स एंड बॉटमरी लोन। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ट्रेडर्स फ्रॉम बारूच एंड सूरत, ग्रीक्स, ये सब आप फॉर योर नॉलेज पर्पस आप पढ़ सकते हो, बट ये चीज़ याद रखना बिकॉज एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो मैंने जो अभी बेबीलोनियन ट्रेडर्स एंड बॉटमरी लोन बोला, सेम चीज़ इंडिया में होता था ट्रेडर्स फ्रॉम बारूच एंड सूरत में। ठीक है, अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ पता रहना चाहिए, जैसे एंशियंट, ओरिजिन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री मैंने बोला था बेबीलोनियन ट्रेडर्स एंड बॉटमरी लोन, दोनों में से एक भी ऑप्शन हो आप उसको टिक कर सकते हो। सिमिलरली आपको एग्जाम में कभी ये भी पूछा जाता है जो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस। सो ओरिजिन ऑफ जब मॉडर्न इंश्योरेंस बोला जाएगा तब आपका आंसर होगा लॉयड कॉफ़ी हाउस इन लंदन। ठीक है, लॉयड कॉफ़ी हाउस इन लंदन, ये चीज़ याद रखना, ये नाम याद रखना, ये है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस। अभी देखिए हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया में जैसे यहाँ पर 4 इंश्योरेंस कंपनी के नाम हैं, ये आपको याद रखना है, और ये कब हुआ था और कौन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो है पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में, जो एक इंग्लिश कंपनी थी, पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में। पूछा जा सकता है जो व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो है द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, उसका नाम है ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, एंड वो है बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस। वो इंडियन है, बाकी सब फॉरेन था, इंग्लिश था, ये इंडियन है। ठीक है, वो 1870 मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ था। अब ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया विच स्टिल एग्जिस्ट्स, वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट मतलब जो अभी जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनमें से ये ओल्डेस्ट है। 1906 में ये एस्टैब्लिश हुई थी और अभी भी ये चल रही है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको क्या याद रखना है? आपको एक चीज़ याद रखना है कि द रेगुलेशन इंश्योरेंस एक्ट 1938। इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या है? ये एक एक्ट है जो अभी जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड हमारे जितने भी रूल हैं, पकड़ लीजिए कैसे फॉर्म फिलअप हो, नॉमिनेशन क्या हो, असाइनमेंट क्या हो, जितने भी हैं सब यही एक्ट जो है मेनली गवर्न करती है। नाउ अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ में देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कब हुआ था। सो नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हुआ था 1 सितंबर 1956 को, ये नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हुआ था, और आपका LIC फॉर्मेशन हुआ था तब। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस कब नेशनलाइजेशन हुआ था, 1 सितंबर 1956 को, और तब LIC फॉर्म हुआ था। ठीक है, और नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कब हुआ था? 1972 को। ठीक है,
और जीआईसी फॉर्म हुआ था, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसके साथ 4 सब्सिडियरीज। यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस में जो है उस पर मेनली पूछा जाता है, बहुत बार आप देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ गिवना, GIBNA, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में, यहाँ पर आपको याद रखना है कि IRDAI का फुल फॉर्म, IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जाता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रेगुलेटर कौन है, एंटायर जो इंडस्ट्री है इंश्योरेंस, उसका रेगुलेटर कौन है? उसका रेगुलेटर भी है IRDAI। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड में है। जैसे 2015 के बाद एक अमेंडमेंट हुआ था इंश्योरेंस एक्ट इन 2015। वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि जो फॉरेन कंपनी है, जितने भी प्राइवेट कंपनी देखेंगे उसमें मेजोरिटी का क्या है, फॉरेन के साथ कोलैबोरेशन है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो फॉरेन कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यहाँ के जो इंश्योरेंस कंपनी है, अप टू 49%। ठीक है, अप टू 49% वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये चीज़ याद रखना है, 49%। ओके। नेक्स्ट, अभी फ़िलहाल हमारे देश में कितने कंपनी है? 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें एक LIC है और बाकी 23 प्राइवेट सेक्टर में है। एक चीज़ याद रखना है, जैसे हमने बोला था कि रेगुलेटर हो गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री का IRDAI, तो IRDAI कंट्रोल करता है। जैसे बैंक का रेगुलेटर हो गया RBI, तो RBI सबको कंट्रोल करता है। बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि PLI मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो IRDAI के परव्यू के अंडर में नहीं आता, IRDAI के कंट्रोल के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और उनका अलग ही सिस्टम है पूरा। अभी देखेंगे इंश्योरेंस कैसे काम करती है। तो इंश्योरेंस कैसे काम करती है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इंश्योरेंस क्या है। एक्चुअली इंश्योरेंस इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस होता है रिस्क को ट्रांसफ़र करना। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है इंश्योरेंस जैसे काम करते हैं, कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ पूलिंग। कंसेप्ट ऑफ पूलिंग का मतलब है, पकड़ लीजिए बहुत आदमी, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, वो कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। पकड़ लीजिए एक गांव है, वहाँ पर आपके टोटल पकड़ लीजिए 1000 फैमिली है, 1000 घर है, 1000 हाउसेस। ठीक है, और एक घर का प्राइस है 8000 रुपये, 8000 रुपीज़। ना उसमें देखा गया कि हर साल 10 घर डैमेज हो जाते हैं, मे बी ड्यू टू फ्लड हो सकता है या फिर फायर हो सकता है, बट डैमेज हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो घर डैमेज हो जाता है, तो जिनका जिनका घर डैमेज हो जाता है उनको तो बहुत लॉस हो जाता है। तो गांव वाले ने सोचा इसका कुछ तोड़ निकाला जाए, कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, सो दैट जिनका लॉस होगा उनको हम हेल्प कर सके, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि टोटल हमारा लॉस कितना होता है। उन्होंने एवरेज लिखा था 10-15 साल का कि मैक्सिमम 10 घर ही डैमेज होता है। तो उन्होंने देखा कि 10 घर इंटू 8000, एक घर का दाम है 8000 रुपये, तो 8000 टोटल कितना हो गया 80,000 रुपये। सो उनका एक्चुअल लॉस होता है 80,000 रुपये। तो उन्होंने बोला हम लोग 1000 फैमिली हैं, यहाँ पर 1000 घर हैं, हम लोग अगर इस 80,000 को अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ठीक है, तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 1000 इजिकल टू कितना आता है 80 रुपये। सो बोला हर घर से, हर फैमिली से 80 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो हर फैमिली 80 रुपये का कंट्रीब्यूशन करेगा, तो 80 इंटू 1000 कितना होगा 80,000, 80,000 हो गया। तो लॉस कितना होता है 80,000। बोला ये हमारे पास जमा रहेगा, पंचायत के पास जमा रहेगा, तो जिसका भी डैमेज होगा यहाँ से उसको 8,000 रुपये मिल जाएगा। तो हर साल इसको हम करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उनका कंट्रीब्यूशन हुआ सिर्फ 80 रुपये, लेकिन अगर लॉस होता है तो उनको 8,000 रुपये मिल जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इस कंसेप्ट को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इंश्योरेंस इज व्हाट, शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी। इसको याद रखिएगा, शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी, मतलब कम आदमी का लॉस जो होता है उसको बहुत आदमी शेयर करते हैं। तो ये है इंश्योरेंस का बेसिक कंसेप्ट।
यही कंसेप्ट जो मैंने बताया है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि पंचायत में पैसा रखते हैं, तो यहाँ पर पंचायत में नहीं दिखा है कि हम लोग कहाँ जमा करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी का ट्रस्ट होता है, वो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं, तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में पैसा जमा देते हैं और जिसका डैमेज हो जाता है उसको दे देता है इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि इंश्योरेंस होने के लिए पहले हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या है? फर्स्ट हमें एक एसेट चाहिए। एसेट का मतलब क्या है? एनीथिंग व्हिच हैज़ इट्स वैल्यू, कोई भी चीज़ जिसकी कोई मूल्य हो, वैल्यू हो, उसको एसेट कहा जाता है। जैसे एसेट, क्या क्या एसेट हो सकता है? पहला है फिजिकल एसेट, जैसे हो गया गाड़ी, हो गया घर, हो गया कुछ भी जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, वो है फिजिकल एसेट, उसको टच कर सकते हैं। नाउ उसके बाद क्या एसेट होता है? उसके बाद एसेट होता है नॉन फिजिकल एसेट। नॉन फिजिकल एसेट मतलब गुडविल, नेम। मैं एग्जांपल देता हूँ, पकड़ लीजिए टाटा कंपनी का कोई नाम यूज़ करना चाहता है और वो नाम यूज़ करके वो अपने लोकेशन में वो एक दुकान खोलना चाहते हैं, ग्रॉसरी शॉप, तो उसमें लगा दिया टाटा, टाटा का पूरा ब्रांड नेम लगा दिया। अभी बाकी जितने भी ग्रॉसरी शॉप हैं उनसे डेफिनेटली इसकी दुकान में ज़्यादा सेल होगा। क्यों ज़्यादा सेल होगा? बिकॉज सब लोग क्या सोचेंगे, टाटा का है दुकान है, टाटा ने इसको अलाउ किया है दुकान देने के लिए, मतलब क्वालिटी अच्छी होगी। इसका मतलब क्या? क्योंकि टाटा एक ब्रांड नेम है, सब उनको पता है कि टाटा इतना बड़ा कंपनी है, तो उनका नाम जो यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छा होगा। तो टाटा क्या कर सकता है, जो अपना नाम यूज़ करने के लिए वो उसको बोलेगा मुझे पैसा देना होगा, मेरा आप गुडविल यूज़ करोगे तो मुझे पैसा देना है। सिमिलरली यही चीज़ होता है बड़े बड़े कंपनियों के साथ, टाटा हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, वो अपना नाम यूज़ करने के लिए वो पैसा लेते हैं, उतना गुडविल यूज़ करने के लिए गुडविल बेचते हैं, रादर आप बोल सकते हो बेचते हैं। तो ये हो गया, इसका वैल्यू है, तो गुडविल का भी वैल्यू है, ये भी एक एसेट है। उसके बाद हो जाता है पर्सनल। पर्सनल में क्या हो गया, जैसे आँख हो गया, हाँ, फिर आपकी किडनी हो गई, लिम्स, जैसे बॉडी के जो पार्ट होते हैं इंटरनल, तो वो भी वो आ जाता है पर्सनल कैटेगरी में। अभी हम पढ़ेंगे रिस्क, बिकॉज इंश्योरेंस में रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिस्क नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी रिस्क का डेफिनेशन क्या है? रिस्क का डेफिनेशन है चांसेस ऑफ लॉस और डैमेज, मतलब लॉस, नुकसान होने की संभावना, नुकसान होने की संभावना को बोला जाता है रिस्क। ये चीज़ आपको याद रखना है, नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे रिस्क कहा जाता है। और जिस कारण के लिए वो नुकसान हो सकता है और वो रिस्क हो सकता है, उसे कहा जाता है पेरिल। लिखा है ना, द कॉज ऑफ द रिस्क, उस रिस्क का जो कारण होगा उसे कहा जाता है पेरिल। ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी विदाउट रिस्क कभी इंश्योरेंस नहीं हो सकता है, एक रिस्क होना चाहिए, एक अनसर्टिनिटी होना चाहिए। अभी जैसे कुछ डेफिनेटली किसी का कुछ खराब होगा तो उसे हम लोग इंश्योरेंस नहीं कर सकते, जो डेफिनेट होगा। मतलब इंश्योरेंस होने के लिए ये भी एक कंसेप्ट याद रखिएगा, इंश्योरेंस होने के लिए अनसर्टिनिटी होना चाहिए। अनसर्टिनिटी मतलब जिस इवेंट को हम इंश्योर कर रहे हैं वो अनसर्टेन होना चाहिए, मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। अगर वो डेफिनेटली होगा तो हम उसको इंश्योरेंस नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई आदमी है जिसको पकड़ लीजिए कैंसर है, लास्ट स्टेज है, उसको हम इंश्योरेंस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पता है कि वो डेफिनेटली मरेगा और उसका टाइमिंग ऑफ जो डेथ है वो भी नज़दीक है, ठीक है। जो 1-2 साल के अंदर में डॉक्टर ने बता दिया कि और 1-2 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो उनको हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते, बिकॉज हमें पता है कि 2 साल के अंदर वो एक्सपायर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पूलिंग हमने ऑलरेडी समझा है, ठीक है। चलिए, अभी रिस्क को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये हम आते हैं। रिस्क दो टाइप का होता है, एक है प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क और दूसरा हो गया सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क का मतलब हो गया जो लॉस एक्चुअली हो गया है उसको हम मेजर कर सकते हैं, और सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क हो गया कि लॉस हुआ नहीं है, हो सकता है, और उसके लिए हमको हमेशा एंग्जाइटी होती है, मतलब टेंशन होता है, घबराहट सी होती है, हमेशा डर रहता है कि ऐसा अगर हो गया तो मेरा तो इतना लॉस हो जाएगा, ठीक है, इतना नुकसान हो जाएगा। सो वो हो गया आपका सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। अब सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क के लिए सोल्यूशन क्या है? इंश्योरेंस।
ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क का सॉल्यूशन भाई, इसका एग्जांपल क्या है? इंश्योरेंस। बिकॉज जैसे पकड़ लीजिए किसी को भी बीमार हो सकते हैं, हम कोई भी बीमार पड़ सकते हैं। बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा? खर्चा होगा। हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो खर्चा होगा। अभी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, खर्चा होगा, वो खर्चा कहाँ से जाएगा? इनिशियली वो खर्चा जाएगा हमारे सेविंग्स अकाउंट के से। अगर हम लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, जहाँ पर क्या होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होने से वो जो खर्चा है, वो खर्चा हॉस्पिटल, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हॉस्पिटल को दे देगी, तो हमें उतना टेंशन नहीं रहेगा। तो हमने क्या लिया? वो सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क था, जो एंग्जाइटी देता था, हमें टेंशन देता था, घबराहट होती थी, और उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन किया? इंश्योरेंस ले लिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस है रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। रिस्क को ट्रांसफ़र करना, किसके पास? इंश्योरर के पास। इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर कहा जाता है। सो इंश्योरेंस क्या, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस है एक रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, जो किसको ट्रांसफ़र किया जाता है? इंश्योरेंस कंपनी को। ये भी एग्जाम में आता है। तो इंश्योरेंस इज व्हाट? इंश्योरेंस इज ए रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। और इंश्योरेंस लेने के बाद हमें क्या होता है? इट बिकम्स पॉसिबल टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड। ये लाइन भी आता है एग्जाम में, आप लोग देखिएगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इंश्योरेंस लेने के बाद क्या होता है? इट बिकम्स पॉसिबल टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड। अभी हम लोग देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से। अभी पहला है रिस्क अवॉइडेंस। इसका मतलब क्या है? रिस्क को तो कम्प्लीटली अवॉइड कर देना। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई अगर बाइक चलाता है विदाउट हेलमेट, तो क्या होगा? पहला तो बात है कि पुलिस चालान कटेगी, ट्रैफिक पुलिस, वो चालान काट देंगे। दूसरा क्या होगा? अगर उनको एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, तो उनको सर में चोट लगने की चांसेस है। तो अभी वो अगर ऐसा करे कि बाइक में मैं जाने से हेलमेट पहनना ही है, मैं हेलमेट नहीं पहनना चाहता, तो क्या ऑप्शन है? वो रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? अरे मैं बाइक में ही नहीं जाता, मुझे एक जगह से दूसरा जगह जाना है, मैं बाइक में क्यों जाऊँ? मैं कैब लेके चला जाता हूँ, टैक्सी लेके चला जाता हूँ, बस में चला जाता हूँ, तो हो गया। तो वो अपना उस जिस चीज़ के लिए उनको रिस्क था वो कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया, वो हो गया रिस्क अवॉइडेंस। दूसरा हो गया रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन का मतलब क्या है? रिस्क को अपने पास रखना, रिटेन करना, और उसका जो कंसिक्वेंस है वो बेयर करना, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वही बाइक वाला एग्जांपल ही देता हूँ। पकड़ लीजिए वो बोले कि मैं अगर हेलमेट पहन के नहीं जाता तो मुझे पुलिस पकड़ने से चालान कर देगी, नो प्रॉब्लम, अगर चालान काटने से काटने दो, मैं पैसा भरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ हो तो उसका जिम्मेदारी मेरी है। तो उसे कहा जाता है रिस्क रिटेंशन, जिसमें वो जिम्मेदारी लेते हैं खुद। अगर कुछ लॉस हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, तो उसे कहा जाता है रिस्क रिटेंशन। रिस्क को अपने साथ रखना, अगर कोई लॉस हो जाता है उसको जिम्मेदारी खुद लेना। फिर हो गया रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। इसमें कहा जाता है ये मेजर है जिसके द्वारा क्या करते हैं, रिस्क को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। और दूसरी लास्ट हो गया रिस्क फाइनेंसिंग। रिस्क फाइनेंसिंग क्या है? रिस्क फाइनेंसिंग हो गया कि हम लोग रिस्क के लिए हम लोग पहले से पैसा जुगाड़ करके रखते हैं, इसको फिनेंस करते हैं। जैसे रिस्क ट्रांसफ़र अगर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर लीजिए आप रिस्क ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो रिस्क को लेगा उसको तो पैसा देना होगा ना कुछ, नहीं तो वो हमारा रिस्क क्यों लेगा? तो वो फिनेंसिंग में आ जाता है, उसको रिस्क ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। फॉर सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पकड़ लीजिए एक नदी है, आपको नदी के इस पार से उस पार जाना है, कुछ सामान है वो आपको डिलीवरी करना है। अभी उस पार में अब जाएंगे तो नाव से जाना है, रोड से जाने से बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। वो पुल है, नदी के उस पार पुल है, लेकिन बहुत दूर है, उसको बहुत टाइम लग जाएगा पुल में जाने के लिए। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको इमीडिएटली जाना है, वहाँ पर कोई वेट कर रहा है आपको सामान के लिए। अभी आप देख रहे हैं सडनली क्या होता है, जो वेदर कंडीशन है वो ख़राब हो जाता है, बहुत मतलब तेज़ आंधी आती है, तूफ़ान आ जाता है, तो नाव वाले बोलते हैं जल्दी जल्दी जिसको जाना है चलो। तो उनको, जो आप जा रहे हो पकड़ लो, कि आपको पता है कि आपको तैरना नहीं आता, तो आप अगर वो रिवर क्रॉस करोगे, नदी क्रॉस करोगे, इन बिटवीन अगर बीच में अगर कुछ हो जाता है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए आप ढूंढ रहे हो कि अगर ऐसा आदमी मिल जाए जो ये सामान वहाँ पर लेके चले जाए, ठीक है, और इसके लिए उनको आप थोड़ा पैसा दे दोगे, तो आपको लकीली मिल भी जाता है एक आदमी जो अच्छा तैराक है,
जो रेगुलर अच्छा तैर नहीं जानता है, वो बोलता है कि आप भाई साहब मुझे दे दो, मैं आपकी सामान लेकर वहाँ पर दे दूँगा, आपको नहीं जाना, आप मुझे इतना पैसा दे देना। बोले सही, तो हाँ सही में मैं आपको पहुँचा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या है कि मुझे अच्छी तरह से तैरना आता है, मुझे कोई डर नहीं है। तो आपने क्या किया, अपना जो रिस्क था वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके लिए क्या किया आपने, उनको थोड़ा पैसा दे दिया। आपका तो काम हो गया, काम था आपको ये सामान वहाँ तक पहुँचाना था, तो वो सामान पहुँचा दिया, आपका भी काम हो गया। आपने अपने ऊपर में जो रिस्क था उनको ट्रांसफ़र कर दिया, इसके लिए थोड़ा आपने पैसा खर्चा किया। तो समझ में आ गया। सो इंश्योरेंस इज ए रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस, इसको हम समझते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस उसी चीज़ का किया जाता है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं। अभी गाड़ी का इंश्योरेंस का क्लेम कब मिलता है? अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, अगर कुछ डैमेज हो जाता है। ऐसा भी तो हुआ है ना बहुत लोगों के साथ, गाड़ी चोरी भी नहीं हुई, डैमेज भी नहीं हुआ, कभी इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। ठीक है। अभी क्या हुआ, मतलब क्या, ये जो सिचुएशन है कि गाड़ी चोरी होना या फिर डैमेज होना, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये गारंटी नहीं है कि गाड़ी चोरी होगी या फिर गाड़ी डैमेज होगा ही होगा, ऐसा कोई नहीं है, गारंटी नहीं है। तो क्या है, इसके लिए हम इंश्योरेंस करेंगे जो सर्टेन नहीं है, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे हैपन। ठीक है। तो ये जनरल इंश्योरेंस में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। देन आ गया एश्योरेंस। एश्योरेंस हम उस चीज़ का करते हैं जो सर्टेन है, जो डेफिनेटली होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, डेथ। हम जन्मे हैं तो हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु तो सबको होना है, लेकिन हमें क्या है, टाइमिंग ऑफ डेथ इज़ नॉट नोन, मतलब हमें वो टाइम, समय नहीं पता कि कब मृत्यु होगी, पर मृत्यु होना वो डेफिनेट है, वो डेफिनेटली होगा मृत्यु। तो ये सर्टेन है, ये जो सिचुएशन है वो सर्टेन है, दैट विल हैपन, है ना। तो इसके लिए आ जाता है एश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस में एक्चुअली एश्योरेंस यूज़ किया जाता है, एश्योरेंस कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया है जो इंश्योरेंस लेने से पहले इनको कंसीडर करना है। इन तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। जैसे क्या है, डोंट रिस्क अ लॉट फॉर अ लिटिल, छोटा सा चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। देन डोंट रिस्क मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, जो आप अफोर्ड कर सकते हो उसके लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। कंसीडर द लाइकली आउटकम ऑफ द रिस्क केयरफुली, जो रिस्क का जो लाइकली आउटकम है उसको कंसीडर करना चाहिए। जो ये तीनों स्टेटमेंट है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है मैं वो बोल देता हूँ आपको। एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल के, वो कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे, हाँ, और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट रख देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल डोंट रिस्क लॉट फॉर ए लिटिल, उसको क्या कर देंगे, डू रिस्क लॉट फॉर लिटिल, डोंट की जगह में डू लगा दिया। तो आपको ध्यान से देखना है और ये समझना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसको आपको टिक करना है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। फाइनली हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट में, वो है रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोसाइटी। देखिए ये बहुत सिंपल है, एंड रोल ऑफ इंश्योरेंस इन सोसाइटी, मतलब इंश्योरेंस का जो रोल है सोसाइटी में बहुत बड़ा है। कैसे है, देखिए जितने भी बिज़नेस होते हैं, जितने भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस में इंश्योरेंस का एक महत्वपूर्ण रोल है। पकड़ लीजिए, देश के एक जगह से दूसरे जगह में कोई अगर सामान पहुंचाना है, अगर किसी बिजनेसमैन को, ठीक है, ट्रक में भर के सामान भेजते हैं, वो क्या करते हैं, उस सामान का इंश्योरेंस भी करवाते हैं। क्यों, अगर रास्ते में कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ लॉस हो गया सामान को, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो इसलिए बिजनेस में इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण जगह लेता है। जैसे किसी भी गोडाउन में हो गया सामान, सबकी इंश्योरेंस की जाती है। ठीक है, हम लोग जो बाहर में भी, देश के बाहर में भी हम लोग चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ उसका भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, इवन अभी क्या हो गया, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस भी लेने लग गए। क्यों, बिकॉज हमें पता है अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पीछे जो फैमिली है, जो हमारे ऊपर निर्भर है, फिनेंशियली जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वो हमारा अगर कुछ हो जाता है, जो इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है उनको लमसम एक बेनिफिट दिया जाता है, और उसको बैंक में रख के आराम से वो अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं एटलीस्ट, या फिर उससे कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन
एवरी एस्पेक्ट। और एक चीज़, कर्म संस्थान के लिए भी इंश्योरेंस बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैसे? जितने भी पकड़ लीजिए इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी मतलब एजेंट्स हो गए जो इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, उनका लाइवलीहुड, उनका घर चलता है इससे। तो ये उनको अर्निंग देते हैं, तो एक कर्म संस्थान हो गया। तो ये भी हो गया, सोसाइटी का तो हेल्प हो गया, साथ में साथ सोसाइटी का ये भी हेल्प हो गया कि सबको एक इनकम प्रोवाइड करना, सबको एक आमदनी का, रोजगार का एक जरिया देना। सो इसमें इंश्योरेंस ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।